गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पढ़ेंगे, है ना। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भाग 2 उद्योग एवं सेवा क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं उद्योग क्षेत्र का, है ना। तो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आज हम उद्योग में रोजगार के संबंध में हम पढ़ेंगे, है ना। तो उद्योग में अत्याधिक मशीनीकरण हुआ है ना, मतलब मशीनों का प्रयोग उद्योगों में ज़्यादा होने लगा, जिस कारण से उद्योग क्षेत्र में कम श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले, है ना। वहाँ पर जो श्रमिक थे उनको रोजगार के अवसर कम मिलने लगे। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, एक बड़े स्टील कारखाना था वहाँ पर 1991 से 2005 तक, है ना। उत्पादन वहाँ पर 5 गुना बढ़ा, लेकिन जो कर्मचारी थे उसकी संख्या, वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या वो आधी हो गई थी, ठीक है। तो सन 1991 में उत्पादन 10 लाख टन था और 85,000 श्रमिक वहाँ पर कार्यरत थे, 85,000 श्रमिक उस कारखाना में काम कर रहे थे। तो जबकि 2005 में ये उत्पादन जो है ना 10 लाख टन से 50 लाख टन हो गया, और लेकिन कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई, लगभग वो 44,000 कर दी गई। तो कई काम जो है ठेका पर दे दिया गया, मजदूरी के जो काम थे उसको ठेके में दे दिया गया। इस प्रकार उद्योगों में रोजगार की आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई ना। जिस प्रकार उद्योग में लोगों को रोजगार मिलेगा इसकी आशा किया जा रहा था, वहाँ पर नहीं मिला। अधिकतर काम जो है मशीनों से होने लगे, है ना। और लेकिन उत्पादन जो है वो बढ़ता गया, है ना। मशीनों से उत्पादन बढ़ता गया और श्रमिकों को, है ना, रोजगार की वहाँ पर कमी हुई, उनकी संख्या कम होती गई, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे उद्योग के उप क्षेत्र, ठीक है। उद्योग के उप क्षेत्र कौन कौन से, इसके बारे में। तो उत्पादन एवं रोजगार जो है, उत्पादन और रोजगार दोनों को बढ़ावा कैसे मिल सकता है ना। तो इसके लिए हमें उद्योग के उप क्षेत्रों को समझना होगा, ठीक है। हम उद्योग के जो उप क्षेत्र है उसको समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि उत्पादन और रोजगार में कैसे दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण, है ना, मतलब वस्तुएं बनाना, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, खनन निर्माण उद्योग आदि आता है। तो विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक, है ना, परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाता है, ठीक है। कच्चे माल से हम नए सामान तैयार किए जाते हैं। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का जो विनिर्माण है, उद्योग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। तो वर्ष 2009-10 में इस उप क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में, है ना, 16% है, और ये लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है, ठीक है। 5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। तो विनिर्माण एक संतुलित अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है ना, जो विकसित देशों के विकास का एक अहम कारण है। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो हर विकसित देश ने विनिर्माण की वृद्धि को बहुत महत्व दिया है। इसके कारण अन्य क्षेत्रों में भी मांग बढ़ जाती है ना। तो विनिर्माण से प्राप्त उत्पाद जो है उसने हमारे जीवन को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है। उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए एक उचित तकनीक खोजना और उसे सभी के लिए सुलभ करना, है ना, इसका लक्ष्य है। अब हम आगे पढ़ेंगे औद्योगिक परिदृश्य और, है ना, उसकी चुनौतियों के बारे में। औद्योगिक परिदृश्य और चुनौतियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उद्योगों द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में, है ना, मशीनें, बिजली एवं विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है उसका उपयोग किया जाता है ना उद्योगों में। तो उत्पादन के समय कुछ उद्योग बहुत से हानिकारक जो पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं, है ना, और इससे आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है। तो कल कारखानों से निकलने वाले जो धूल है, धुआं है ना, गंदा पानी है, तो इसके कारण भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो इसका दुष्प्रभाव फसल और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिसके कारण लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं ना। इसके कारण लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए जो उद्योगों से निकलने वाले जो हानिकारक पदार्थ है उस पर प्रतिबंध या उसका उपचार करने की व्यवस्था को लागू करना चाहिए, है ना, ताकि वातावरण जो है वो प्रदूषित ना हो पाए। किंतु यहाँ देखा जाता है कि नियमों की कमी है ना, और बहुत जगहों पर नियमों का जो नियम जो बनाए जाते हैं उसका पालन नहीं किया जाता है। तो आज भी उत्पादन जो है पुरानी तकनीक के आधार पर ही किया जा रहा है ना,
जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। और तकनीकी क्षेत्र में एक तरफ नई तकनीक को अपनाना है तो वहीं दूसरी ओर क्या है, अनुसंधान एवं खोज को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सरकार और जो निजी उद्यमी है उसको प्रयास करना चाहिए। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है ना, भूमि के बिना तो उद्योग नहीं हो सकता, भूमि की आवश्यकता होती है। तो उद्योग की स्थापना जो है कृषि भूमि और वनों को, उद्योग की जो स्थापना होता जा रहा है उससे क्या है, कृषि भूमि है और वन भूमि है ना, तो उसका रकबा जो है वो कम होता जा रहा है। तो इससे वन और कृषि पर जो आश्रित लोग हैं है ना, उसका जो पलायन है वो अन्य जगह पर हो जा रहा है। ठीक है, जो कृषि भूमि पर उद्योग लग जा रहा है, वन भूमि पर लग जा रहा है, तो इस पर जो लोग हैं जो जीवन इसमें निर्वाह करते हैं तो उनको पलायन का सामना करना पड़ रहा है ना, उनको विस्थापित होना पड़ रहा है। तो इस प्रक्रिया में उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है ना, जो अत्यंत जटिल कार्य है। प्रकृति और प्रगति पर भी क्या है, संतुलन अति आवश्यक है। तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना आज समय की मांग हो चुकी है ना, विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देना समय की एक मांग हो चुकी है और इससे उत्पादन बढ़ेगा। इसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो इस कारण इस क्षेत्र में विदेशी निवेशक है ना, विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है जो विदेश से है ना पूंजी लगाते हैं इनको। तो इस्पात, सीमेंट, बिजली है ना, वैकल्पिक ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है ना, इससे ही क्या है आर्थिक विकास होता है। वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 70 से 80% श्रमिक है ना असंगठित क्षेत्रों में तथा 20 से 30% जो संगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। तो संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को जो सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान की गई है ना, वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो इस क्षेत्र में जो श्रमिक अल्प वेतन और अधिक घंटे है ना, आधा वेतन उसको मिलता है और कार्य के घंटे ज़्यादा होता है, तो ये उसको मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि वो संगठित क्षेत्र में नहीं है ना। तो ऐसे श्रमिकों को शोषण से बचाना और आवश्यक सुविधा प्रदान करना भी किसी चुनौती से है ना कम नहीं है, इनको ये सुविधा दिलाना एक चुनौती है। तो शासकीय कार्यालय में काम करने वाला जो एक व्यक्ति है वो निर्धारित समय तक ही कार्य करता है, ठीक है, उसके बाद वो अपना कार्य बंद कर देता है। तो वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन ले लेता है, ठीक है। तो वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों की तरह भविष्य निधि प्राप्त करता है ना, उसे चिकित्सालय सेवा मिलता है, भत्ता भी मिलता है। और वह रविवार को है ना, जिस दिन अवकाश होता है रविवार को वो कार्यालय नहीं जाता है, तो उस दिन उसको सवेतन अवकाश होता है ना, अवकाश है तो उसको वेतन भी मिलता है। तो उसने जब भी नौकरी प्रारंभ किया था तब उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी नियम और शर्त का उल्लेख किया गया था ना। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो एक छोटे कारखाने में दैनिक मजदूरी का काम करता है ना, दैनिक मजदूरी का श्रमिक है वो। तो वह सुबह उठकर कारखाना जाता है ना, सुबह से कारखाने में जाता है और शाम के 6 बजे तक के वो कारखाने में काम करता है ना। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त और कोई भत्ता उसको नहीं मिलता है ना। और उसको कोई जब कार्य प्रारंभ किया तो उसको कोई पत्र नहीं मिला था है ना, जिसमें कारखाने में नियुक्ति की शर्त भी उसको नहीं बताई गई थी। तो उसका नियोक्ता जो है उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है, कभी भी उसको काम से निकाल सकता है ना। तो पहला व्यक्ति क्या है, संगठित क्षेत्र में कार्य करता है ना। तो संगठित क्षेत्र में वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, रोजगार की उसकी अवधि नहीं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, है ना, हमारा ये आज का वीडियो अध्याय समाप्त होता है। आगे हम सेवा क्षेत्र के बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।